हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। ये जो आपका टीपीए एक्ट है 1882 का, ये आपके एआईबी के एग्जाम में 8 नंबर का वेटेज रखता है। ये 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिजनेस लॉ का एक पार्ट है। हम बिजनेस लॉ के पार्ट 2 को कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे। लेकिन आज दिवाली है तो सबसे पहले हम आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? तो ये जो टीपीए एक्ट है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछ ले कि इनेक्ट कब हुआ था तो बेर एक्ट साथ में ही है। बेर एक्ट में आपके एक्ट नंबर 4 दे रखा है और उसके पास में दे रखा होगा इनेक्टमेंट डेट 17 फरवरी 1882। उस समय साइन किया था लॉर्ड रिपन ने, वो वाइस रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? ये चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। मेन इसको बनाया गया था मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया था। तो वो तो बना हुआ ही था, लेकिन जो टीपीए है ये दोनों ही प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। दोनों ही टाइप्स की प्रॉपर्टी पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम से पहले संपत्ति का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता था? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले अपने पास में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था। तो ऑप्शन डी कोई विशेष अधिनियम नहीं था, ये सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे डील होता था? हम इक्विटी को बेस बना के डील करते थे। इस कानून को इक्विटी और कस्टम्स उसके आधार पर जो है वो प्रोविजंस लागू होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, चैप्टर कितने हैं? हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये टीपीए एक्ट है उसमें टोटल जो है सेक्शन 137 137 धाराएं हैं और टोटल 8 अध्याय हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये जो पूरा एक्ट है ये 8 चैप्टर में डिवाइड है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार संपत्ति के अंतरण के लिए क्या आवश्यक है? तो जो संपत्ति का अंतरण है वो दोनों जीवित पक्षकारों के बीच में होना चाहिए। तो जब भी ट्रांसफर हो रहा हो, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए और जीवित होनी चाहिए। तो ये जीवित व्यक्तियों के द्वारा किए गए अंतरणों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर यानी कि अंतरण के समय दोनों पक्षकार जीवित होने जरूरी हैं। ठीक है, तो किसी संपत्ति का अस्तित्व में होना ये जरूरी है। जीवित व्यक्तियों के द्वारा संपत्ति का समव्यवहार किया जाना, ट्रांजैक्शन किया जाना ये भी जरूरी है। मैं साथ में, अगर इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको साथ में बता दूंगा। संपत्ति का अंतरण होना यानी कि ट्रांसफर होना प्रॉपर्टी का, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत अचल संपत्ति में क्या नहीं आता है? जब आप सेक्शन 3 को पढ़ोगे टीपीए की तो वहां लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि खड़ा काष्ठ, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि उगती फसलें, ग्रास यानी कि घास नहीं आती है अचल संपत्ति की परिभाषा में। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अनुप्रमाणन यानी कि अटेस्टेशन क्या होता है, किसे कहते हैं? तो अटेस्टेशन को भी सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है और वहाँ होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी तथ्य का साक्षी होना, विटनेस होना अटेस्टेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं सीधे ही आपको सवालों के आंसर बताऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार सूचना से क्या तात्पर्य है? या हम नोटिस से पढ़ेंगे। नोटिस का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति ही अंतरित होगी, तो उस संपत्ति जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मैटर है सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज है एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है। जो हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्या हमें उस बात का नॉलेज है कि जो प्रॉपर्टी है क्या वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है? अगर हमको ये बात का नॉलेज है तो ये कह रहा है हमारे पास में नोटिस थी। नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 3 में इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो नोटिस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी का होना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अनुयोज्य दावे क्या होते हैं? एग्जाम्पल दूंगा, सीधा ही समझ में आ जाएगा। जैसे आपने अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए का लोन दिया, ऋण दिया, और आपने उससे कोई सिक्योरिटी नहीं ली, यानी कि कोई भी गिरवी वगैरह कुछ भी जमानत नहीं ली, ऐसे ही आपने लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। तो जो आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया है वो अनसिक्योर्ड डेट कहलाएगा, यानी कि उसके बदले में आपने कुछ भी नहीं लिया। अब कल को उठ के वो पैसा नहीं देता है तो आप सिर्फ कोर्ट मूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में कोई जमानत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक अनसिक्योर्ड डेट होता है, यानी कि अनसिक्योर्ड ऋण, एक तरह से कह सकते हैं अप्रतिभूत ऋण, जिसके लिए कोई किसी प्रकार की प्रतिभूति नहीं ली जाती। तो अनुयोज्य दावे जो है वो सेक्शन 3 में तो डिफाइन है ही है, लेकिन पूरा पूरा चैप्टर है 8, चैप्टर नंबर 8 में पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है, और सेक्शन 130 से लेकर के 137 में अनुयोज्य दावों के बारे में प्रावधान दे रखे हैं। तो ऑप्शन डी अप्रतिभूत ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है। जब आप सेक्शन 13 को पढ़ोगे इंडिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए उसके पक्ष में ट्रांसफर तो किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेक्शन 5 को पढ़ोगे टीपीए की, तो वहाँ लिखा है कि जीवित पक्षकारों के बीच में अंतरण होगा, और जो पार्टीज हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, अंतरण के समय, दोनों ही कॉम्पिटेंट यानी कि वयस्क होने बहुत ज़रूरी है। तो डीड बनेगी, डीड पे यानी कि जो एग्रीमेंट होगा उस पर दोनों पार्टीज के नाम लिखे जाते हैं, मतलब दोनों पार्टीज का उनमें जिक्र किया जाता है। तो जब कोई बच्चा जन्मा ही नहीं तो उसका जिक्र कैसे करेंगे, उसका नाम ही कैसे आएगा? तो अनबॉर्न पर्सन के फायदे के लिए उसके हित में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 13 में बोल रखा है। तो उसके लिए हमको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर ये प्रायर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने भाई के बच्चे को देनी है जो अभी नहीं जन्मा है, तो मैं क्या करूँगा? सीधे नहीं दे सकता, डायरेक्ट तो नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी मेरे भाई को लाइफ इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। जब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा लाइफ इंटरेस्ट के लिए, तो फिर उसके बाद अगर वो बच्चा उसके जीवन काल में जन्म ले लेता है तो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो ये होता है प्रायर इंटरेस्ट। तो ऑप्शन डी पूर्विक हित के अधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम को किस केस में प्रतिपादित किया गया था? तो ये केस था ऑप्शन सी, हिरवी वर्सेस मिचेल का केस। हाँ, यही केस था। आर वर्सेस स्मिथ का केस नहीं है इसमें, वो एविडेंस में। आर वर्सेस रेटन वो भी एविडेंस में। एस बी बनाम वाइट वो टॉट में। तो ऑप्शन सी हिरवी वर्सेस मिचेल का केस था। और दोहरी संभावनाएं सर क्या होती है? देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी संपत्ति एक्स नामक व्यक्ति को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर जब वो मर जाएगा तो उसके बेटे के पास जाएगी, जब वो मर जाएगा तो उसके बेटे के पास जाएगी। तो देखो, मैंने ये जो ट्रांसफ़र किए हैं, सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है? पहले मैंने एक्स नामक व्यक्ति को दी, हो सकता है एक्स नामक व्यक्ति शादी ही ना करे, और शादी करे तो उसका बेटा ही ना हो। तो ये दोहरी संभावनाएं क्रिएट करता है। तो इसलिए ऐसे जो ट्रांसफ़र होते हैं वॉइड होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत निर्वाचन का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये दे रखा है सेक्शन 35 में। जब आप 35 पढ़ोगे तो वहाँ जो केस इंपॉर्टेंट है वो भाऊनाथ वर्सेस बैजनाथ सिंह का केस है, बहुत प्रसिद्ध मामला है। तो इस केस में ही ये जो है वो निर्वाचन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि निर्वाचन का सिद्धांत क्या होता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम ही लगेगा और क्या लगेगा। देखो क्या होता है, मेरे को आपको समझाना होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, मैंने आपकी प्रॉपर्टी उठा के एक्स नामक व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी, और उसी टाइम सेम टाइम पे मैंने आपको भी उस प्रॉपर्टी के पैसे जो हैं वो मान लो 10 लाख रुपए आपको भी भेज दिए, और
उस एक्स नामक प्रॉपर्टी जो है वो उसको भी ट्रांसफ़र के लिए ऑफर कर दिया। तो सेम टाइम पे मैंने आपको उसके पैसे भी भेजे प्रॉपर्टी के, आपकी प्रॉपर्टी है, जबकि आपकी प्रॉपर्टी को मेरे को ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं वो प्रॉपर्टी एक्स नामक व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी, और उसी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी एक बेनिफिट भेज रहा हूँ, 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ। अब आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो उस ट्रांसफ़र को होने दे सकते हो, और आप चाहो तो उस बेनिफिट को रिफ्यूज़ कर सकते हो, पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भाऊराम वर्सेज बैजनाथ सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत संपत्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो जो प्रॉपर्टी है इसको तो सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 3 में सारी डेफिनेशन दे रखी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस देश के कानून से प्रेरित है? बहुत अच्छा सवाल है कि भाई ये जो टीपीए है ये कहाँ से आया है? तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ से ही आया है हमारे पास में, अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड से आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है हमने। टीपीए इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है हमने, टॉट इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है हमने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है, काफ़ी एक्ट जो है हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस प्रकार की लेन देन पर लागू नहीं होता है? टीपीए जो है वो किस पर लागू नहीं होता है? फैमिली सेटलमेंट पे लागू नहीं होता, वसीयत पर भी लागू नहीं होता, और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट पे तो लागू होता है। गिफ्ट पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, गिफ्ट पे एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और सेक्शन 122 से लेकर के 129 तक में पूरे गिफ्ट को लेकर के प्रोविज़न दे रखे हैं। तो गिफ्ट तो नहीं है, तो ऑप्शन ए फैमिली सेटलमेंट पे लागू नहीं होता, वसीयत पे लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी गलत है, ठीक है, लागू नहीं होता, ए और बी में लागू नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में अचल संपत्ति को निम्नलिखित में से कैसे परिभाषित किया गया है? देखो इस जो एक्ट में है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल क्लोजेज एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को डिफाइन किया गया है, वहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तो सिंपल सी दे रखी है, अचल संपत्ति में स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता है, खड़ा काष्ठ नहीं आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आती है, यानी कि उगती फसलें नहीं आती है, ग्रास यानी कि घास नहीं आती, बस इतना दे रखा है। लेकिन जनरल क्लोजेज एक्ट जब पढ़ोगे तो वहाँ रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, समावेशी नहीं है, तो हमको कई कानूनों का सहारा लेना पड़ता है इस एक्ट को लागू करवाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 को लेना पड़ता है पक्षकारों की सक्षमता के लिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट का सहारा लेना पड़ता है, जनरल क्लोजेज एक्ट को डिफाइन करना पड़ रहा है, तो कई सारे एक्ट को हमको लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, समावेशी नहीं है। तो जब जनरल क्लोजेज एक्ट को पढ़ा तो वहाँ अचल संपत्ति की डेफिनेशन दे रखी है। ऐसी अचल संपत्ति से अभिप्राय होता है ऐसी संपत्ति जिससे भूमि और भूमि से मिलने वाला लाभ और भूमि से जुड़ी हुई वस्तु है, ये अचल संपत्ति कहलाती है। और उसमें नहीं आता है खड़ा काष्ठ, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आती है, और ग्रास नहीं आती है। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई। भूमि, भवन, पेड़ सब जो स्थायी रूप से जुड़ा हुआ हो, केवल भूमि और भवन, चल संपत्ति, मशीनरी और वाहन। तो ऑप्शन जो होगा वो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत कौन सी धारा संपत्ति का सामान्य हस्तांतरण पर आधारित है? तो जो जनरल ट्रांसफ़र है उसके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो है वो पूरा डिटेल में दे रखा है। सॉरी, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हाँ, धारा 5 में संपत्ति अंतरण के बारे में प्रोविज़न दे रखा है। और अगर हम ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें तो ये अलग है, टॉपिक पूरा ही पूरा अलग है। तो हम यहाँ जनरल ट्रांसफ़र की बात की गई है, तो संपत्ति अंतरण को शायद मेरे हिसाब से सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। तो आप एक बार डायरेक्ट भी देख लेना, संपत्ति अंतरण धारा 5 में दे रखा है।
नेक्स्ट ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता किस अधिनियम के तहत होती है? तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति अंतरण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति के अधिकारों को संरक्षित करना, संपत्ति के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, और संपत्ति अंतरण की प्रक्रिया को विनियमित करना। तो ये तीनों इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। अनुज नामक व्यक्ति जो एक हिंदू है, पंकज का पुत्र है, दोनों के बीच में संपत्ति का विभाजन होता है, जिसमें एक मकान पिता पंकज के हिस्से में आता है। कालांतर में अनुज उस मकान को रहीम नामक व्यक्ति को बेच देता है, किंतु बाद में पंकज की मृत्यु हो जाती है तथा उक्त मकान उत्तराधिकार में अनुज को मिल जाता है। लेकिन अब अनुज ये बता करके कि विक्रय के समय उसे उक्त मकान का विक्रय का अधिकार उसके पास नहीं था, रहीम को मकान का अंतरण नहीं करता है। तो बताओ क्या यह वैध है? इसके संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऐसे सवाल एआईबी में अक्सर पूछे जाते हैं, हम गलत करके भी आते हैं। हम ये सवाल गलत करके भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सवालों में हम उलझ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो सेक्शन 43 लागू होगा। धारा 43 में दे रखा है विबंध द्वारा प्रतिपोषण का सिद्धांत। तो विबंध क्या होता है, एस्टॉपल क्या होता है? जब आपने एक समय में कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट पर सामने वाली पार्टी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, अपनी स्थिति बदल देती है, तो बाद में आप अपनी दूसरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक बार जो बात कह दी है तो आप उससे पलट नहीं सकते बाद में, तब जब सामने वाले पक्षकार ने अपनी स्थिति आपके स्टेटमेंट से चेंज कर दी हो। तो यहाँ पर अनुज जो था, अनुज और उसके पिता में पार्टीशन हुआ था। एक जो मकान था उसके पिता के पास था, दूसरा उसके खुद के पास आ गया था, और बाद में वो जो दोनों ही मकानों को, दोनों में से दोनों जो उसके पिता का मकान था उसको भी उसने आगे बेच दिया था, ये बता करके कि वो उसी का है। लेकिन बाद में उसके पिता की डेथ हो जाती है और वो जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस में उसके पास में आ जाती है, और अब वो उसकी नीयत में खोट आ जाती है, बेचने से मना करता है। तो अब उसे ये जो अनुबंध है वो वैध होगा। सेक्शन 43 इसमें विबंध द्वारा प्रतिपोषण का सिद्धांत लागू होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, क्योंकि हम एंड तक तैयारी करवाएंगे। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूरी सिलेबस को हम कवर करेंगे अच्छे से। टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक मैं आपके साथ में रहूँगा और आपको अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। एआईबी 20 एग्ज़ाम जो है वो आपका आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियर ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाओ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाओ, वहाँ मैं अक्सर आपके सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार बंधक में क्या अंतरित होता है? अभी मोर्गेज क्या है? बंधक देखो, एक होता है गिरवी। गिरवी में चल संपत्ति किसी व्यक्ति के पास में रखी जाती है और वहाँ से ऋण लिया जाता है, डेट लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बंधक क्या होता है? बंधक में हम अचल संपत्ति को उठा करके रख तो नहीं सकते किसी के पास में, तो उसके जो टाइटल डीड्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो हम लेकर के जाते हैं बैंक में, बैंक से लोन लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम मोर्गेज कहते हैं। ठीक है, तो अधिकारों का अंतरण, कब्जे का अंतरण, हित का अंतरण, स्वामित्व का अंतरण। तो क्या है? ये हित का अंतरण होता है, ये ध्यान रखना। मोर्गेज में हमेशा ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट होता है। अगर आपको ये बात अच्छे से पता है, सेक्शन 58 जब आप पढ़ोगे वहाँ साफ साफ लिखा है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी कि संपत्ति में हित का अंतरण जो ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है, न कि पूर्ण स्वामित्व का अंतरण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में बंधक के कुल कितने प्रकार हैं? मोर्गेज 6 प्रकार के हैं टोटल। तो सेक्शन 58 में ये आपको सारे मिल जाएंगे। सिंपल मोर्गेज मिल जाएगा, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल मिल जाएगा, यानी कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक मिल जाएगा,
यूजीफ्रक्चरी मोर्गेज यानी कि भोग बंधक मिल जाएगा, इंग्लिश मोर्गेज मिल जाएगा, तो और मिल जाएगा मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स यानी कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक मिल जाएगा, और विलक्षण बंधक यानी कि एनामलस मोर्गेज वो भी होता है जिसमें एक से ज़्यादा बंधक की क्वालिटी होती है यानी कि मिश्रण होता है। वो 6 टाइप होते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सुरेश, प्रकाश और नितिन अपनी संपत्तियों को मनोहर के पास बंधक रखकर संयुक्त रूप से 30,000 रुपये का ऋण प्राप्त करते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार ऐसे ऋण के भुगतान के लिए तीनों संपत्तियां आनुपातिक रूप से दायी होगी? तो आपको ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सिद्धांत है वो है सेक्शन 82 में दे रखा है, कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी अभिधान के सिद्धांत के अनुसार, या भागी पालन के सिद्धांत के अनुसार, या अंशदान के सिद्धांत के अनुसार। मैंने अभी बताया आपको, इसका आंसर हो जाएगा 23 का अंशदान के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन बी इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 82 जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यासन का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? तो ये जो प्रत्यासन का सिद्धांत है ये सेक्शन 92 में डिस्कस किया गया है। और मान लो अगर कोई मोर्गेजर है और मोर्गेजी है, दोनों हम बात करते हैं कि अगर बंधककर्ता जो है वो अपने ऋण को नहीं चुका पाता है, और मान लो अगर मैंने बंधककर्ता के ऋण को चुका दिया, तो अब मैं जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मोर्गेजी था वो तो रिलीज कर देगा, लेकिन उसके जो पावर है वो मेरे पास आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो मैं उसकी जगह पे जिसके पास में बंधक रखा गया है, अब जो वो सारे पावर मेरे पास आ जाएंगे। तो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित होना प्रत्यासन का सिद्धांत कहलाता है। सेक्शन 92 में पूरा डिस्कस में प्रोविजन दे रखा है, पूरे डिटेल में दे रखा है। तो इसका अगर जनरल सेंस में हम बात करें तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऋण चुकाया है बंधकदार के अधिकारों में प्रतिस्थापित करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राम अपना एक भूखंड श्याम को 15,000 रुपये में प्रति माह किराए पर 10 वर्षों के लिए देता है। ये समव्यवहार है, तो इसे हम कहते हैं लीज। इसको हम कहते हैं लीज। ठीक है, लीज यानी कि पट्टा कहते हैं। तो इसके हम संदर्भ में बात करें, सेक्शन 105 इसके बारे में डिटेल में प्रोविज़न करती है। सेक्शन 105 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में इसके बारे में प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, तो सर इसमें क्या होता है? तो इसमें ट्रांसफर ऑफ एन राइट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विक्रय नहीं होता है, विनिमय नहीं होता है, किराया, बंधक, इसमें पट्टे का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, टाइप गलत हो गया है, बाकी इसको हम पट्टा कहते हैं। 105 से लेकर के 117 तक में चैप्टर 5 में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये एक पट्टे का समव्यवहार है। तो ऑप्शन में इसमें है ही नहीं तो क्या बताऊँ, गलत ऑप्शन दे रखे सारे के सारे। पट्टा होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो पट्टा ही आंसर इसका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये गलती हो गई है टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में प्रतिफल रहित अंतरण होता है। प्रतिफल के बिना अंतरण, सिर्फ एक ही अंतरण होता है, वो है दान का, गिफ्ट का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन अगर बताऊं तो धारा 122 में दान के बारे में दे रखा है। दान जो है वो बिना प्रतिफल के भी जो है वो वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? वयस्क व्यक्ति कर सकता है, सक्षम व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सन भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है जो कॉम्पिटेंट हो। तो अगर ये सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ हम जाते हैं तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा सक्षम व्यक्ति यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन। तो यहाँ सवाल में गलती होती है हमसे, कई बार हम उपयुक्त सभी करके आ जाते हैं और उपयुक्त सभी हमारा गलत हो जाता है। कॉम्पिटेंट पर्सन में सारे आ गए, फिर सारी क्वालिटी उसमें आ गई। ठीक है, वो वयस्क भी हो जाएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा, सारी उसमें जो है वो गुण आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी सक्षम व्यक्ति इज द करेक्ट आंसर।
ये बात सेक्शन 7 में भी शायद आपको डिस्कस मिल जाएगी, वहाँ भी प्रोविज़न दे रखा है। सेक्शन 7 अंतरण करने के लिए व्यक्ति संविदा करने में सक्षम होता है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ऑप्शन इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भविष्य के वेतन का अंतरण किया जा सकता है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, सेक्शन 6 से पूछा गया है सीधा सीधा। धारा 6 में अपवाद दे रखे हैं कि हम क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पूरी एक लिस्ट दे रखी है। तो भविष्य में जो वेतन है मिलने वाला है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जब तक नहीं मिला उसको ट्रांसफ़र ही नहीं। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एग्जिस्ट करना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ मैटर। ठीक है, विषय वस्तु जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के मौखिक अंतरण की अनुमति दी गई है? तो कौन सी धारा है जिसमें मौखिक अंतरण के बारे में बात की गई है? सेक्शन जब आप 9 को पढ़ोगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा, डिटेल में आपको मौखिक अंतरण के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सवाल है डायरेक्ट से आते हैं, सीधे आपको देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अभी भी मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट खरीद लेना, दिवाली है आज 2 दिन आप ठीक है मना लो त्यौहार बहुत अच्छे से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपके और आपके परिवार को। और मैं कह रहा हूँ जब आप अब सीरियस होकर के पढ़ लेना दिवाली के बाद से, और डायरेक्ट भी ले लेना। धारा 53A किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 53A जो है वो बात करती है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि भागत अंशत पालन के सिद्धांत। तो पूर्ण प्रदर्शन नहीं होगा, अंशत प्रदर्शन, पार्ट परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विक्रय से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में दे रखे हैं? सेल के बारे में चैप्टर 3 में डिटेल में दे रखा है, डिटेल में सेल के बारे में दे रखा है। विक्रय से संबंधित सेक्शन जो है वो 54 से लेकर के 57 तक है। चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में प्रोविजन दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, धारा 44 किससे संबंधित है? 44 जो है वो सेक्शन किससे संबंधित है? तो ये जो सेक्शन 44 है ये को ओनर्स के बारे में बात करती है, संयुक्त संपत्ति में साझेदारों के अधिकारों के बारे में बात करती हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 33, क्या संपत्ति का अंतरण भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर प्रभावी हो सकता है? फ्यूचर डेट पे। तो इसका जब हम आंसर पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 जब आप पढ़ते हो तो वहाँ दे रखा है संपत्ति का अंतरण वर्तमान या भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, ये साफ साफ सेक्शन 5 में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हाँ, संपत्ति अंतरण भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंशतः प्रदर्शन यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का क्या अर्थ है? सेक्शन 53A में प्रोविजन दे रखे हैं। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति, दो पक्षकार आपस में प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। ठीक है, एक पक्षकार जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ और मैं मान लो एक्स नामक व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। मैंने उसको, हमारे बात भी हो गई कि 50 लाख में मैं उसकी प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ। मैंने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट किसमें मैंने उसको 25 लाख रुपए दे दिए और कहा कि एग्रीमेंट जब आप रजिस्ट्री करवाओगे तो मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। और उसने मेरे को उस जो मकान का कब्जा भी दे दिया। अब हम जा कर के उसमें रहने लग गए और थोड़े दिन बाद उसको ये एहसास हुआ, कुछ महीनों के बाद में, कि उस जो ज़मीन की कीमत थी वो 1 करोड़ उसको लगने लगी। तो उसकी नीयत में खोट आ गई। तो उसने क्या कहा कि अब जो है वो हम आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरे पास में जो राइट है कि मैंने तो अपने भाग का पालन कर दिया, मैंने उसको 25 लाख रुपए भी दे दिए और अब मैं 50 जो नेक्स्ट 25 लाख रुपए हैं जो अगले, वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता। तो ये गलत है, ये कहीं ना कहीं मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मैं 53A को लेकर के कोर्ट में मूव कर सकता हूँ। यही है पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का। जब अनुबंध आंशिक रूप से पूरा हो गया हो और क्रेता ने कब्जा ले लिया हो, तो ऑप्शन 20 का। तो आपके आई होप कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन आए आपके गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता? पारिवारिक निधि, फैमिली ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। भविष्य के वेतन को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी अवयस्क की व्यक्तिगत सेवा का अधिकार भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेक्शन 6 में पूरी लिस्ट दे रखी है, आप उस लिस्ट को एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बिना मूल्य के उपहार दिया गया संपत्ति का अंतरण किस प्रकार का है? तो बिना मूल्य के यानी कि प्रतिफल के, तो ये कहलाता है गिफ्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी व्यक्ति का अधिकार जो अनुबंध से उत्पन्न होता है संपत्ति का अधिकार माना जाता है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? अधिकार जो अनुबंध से उत्पन्न हो रहा है, तो ये पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 53A। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर इसका बी है। ठीक है, अंशतः प्रदर्शन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस सिद्धांत के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण तब भी प्रभावी होता है जब विक्रेता के पास पूर्ण स्वामित्व न हो? तो ये आपको बताना है कि उसके पास में ऑनरशिप ही नहीं थी लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कब होगा? ऐसा तब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। तो ये कौन से सिद्धांत में होगा? ये जब आप पढ़ोगे सेक्शन 43, वहाँ दे रखा है विबंध द्वारा प्रतिपोषण का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संपत्ति अंतरण में अधिभोगाधिकार यानी कि लीज होल्ड इंटरेस्ट की न्यूनतम अवधि क्या होनी चाहिए? तो लीज होल्ड जो इंटरेस्ट है उसकी मिनिमम जो है वो आपको न्यूनतम अवधि निर्धारित तो नहीं की गई है, लेकिन जब आप सेक्शन 106 को पढ़ते हो तो कृषि और विनिर्माण के पट्टे जो हैं वो या तो ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ माने जाते हैं। तो कोई भी समय सीमा मेरे हिसाब से नहीं दे रखी है, कोई भी न्यूनतम मिनिमम लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्पेशल क्लॉज के बिना संपत्ति का सामान्य अंतरण किस प्रकार अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल क्लॉज अगर नहीं है तो जब सेक्शन 8 आप पढ़ते हो तो सेक्शन 8 में आपको देखने को मिलेगा कि यदि अन्यथा से व्यक्त नहीं किया गया है, ठीक है, आपका कोई दूसरा कोई इरादा नहीं था, तो फिर अंतरणकर्ता ट्रांसफरर के पास जो कुछ भी हित है, जो भी तो वो सारे के सारे एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफरी को। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से जाननी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति के संबंधित सभी अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं सेक्शन 8 में ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को। ठीक है, अंतरणकर्ता से अंतरण ग्रहीता अंतरिति को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, धारा 41 का जो दृश्यमान स्वामी का सिद्धांत है किस स्थिति में लागू होता है? और ऑस्टेंसिबल ऑनर जो होता है, जो दिखने में ऑनर होता है लेकिन वास्तविक ऑनर नहीं होता है। ठीक है, दृश्यमान स्वामी का मतलब होता है, सेक्शन 41 में पूरा डिस्कस कर रखा है, जो दिखने में तो ऑनर होता है लेकिन वास्तविकता में वो ऑनर नहीं होता। वास्तविक स्वामी की स्पष्ट या गर्भित सहमति से ही वो उसके अंडर में वो उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होती है। तो क्या ऐसा ऑस्टेंसिबल ऑनर प्रॉपर्टी बेच दें, सेल आउट कर दें या ट्रांसफ़र कर दें, तो हम इसको एलिनेशन वर्ड को बोलते हैं। अब आपको ये भी समझना होगा, एलिनेशन एक वर्ड जो है ट्रांसफ़र ऑफ टीपी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम बार बार ये बात करेंगे सेल, लीज, मोर्गेज, गिफ्ट, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का आपका ट्रांसफर हो गया। तो जब संपत्ति का वास्तविक स्वामी किसी अन्य व्यक्ति को मालिक की तरफ प्रस्तुत करता है, ठीक है,
तो ये कहलाता है दृश्यमान स्वामी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस धारा के तहत संपत्ति का अंतरण केवल तभी वैध होगा जब यह उचित उद्देश्य के लिए हो? तो 42 का आंसर हो जाएगा धारा 23 में जब आप पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 में दे रखा है, और टीपीए में धारा 4 में इससे बोला गया है कि भाई जो अदर कॉन्ट्रैक्ट जो अन्य कानून है अगर उसका सहारा लेना पड़े तो हम लेंगे। ये निर्धारित करती है कि अंतरण का उद्देश्य जो होता है और वो भी वैध होना चाहिए, प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। तो किस धारा के तहत संपत्ति का अंतरण केवल तभी वैध होगा जब उचित उद्देश्य के लिए हो? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर अगर मैं बात करूं तो वो तो सेक्शन 23 तो फिर हो जाएगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो अगर इसकी बात करें तो सेक्शन 4 है, लेकिन वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये मिस टाइप हुआ है सवाल। तो सवाल ही मिस टाइप हुआ है, ठीक है। सेक्शन 4 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है। तो सेक्शन 6 जो है वो कुछ अंतरणों को रोकती है, लेकिन ये भी नहीं है। सेक्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सेक्शन 4 नहीं है, लेकिन सेक्शन 23 है, लेकिन वो इसकी नहीं है सेक्शन 23। अब ये सवाल थोड़ा मिसटाइप है। अगर इसमें अगर क्लियर लिखा हुआ होता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा है, तो फिर 23 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जहाँ सवाल में कहीं गड़बड़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा और उसका भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देके उसको भी सही करूंगा। यदि कोई विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड पंजीकृत नहीं है तो क्या वैध है? तो 43 का आंसर हो जाएगा। देखो, जब आप धारा 54 को पढ़ते हो तो जरूरी है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है, वो भी अचल संपत्ति है, तो फिर उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको रजिस्टर्ड करके ही, ठीक है। उसका पंजीकृत विलेख के माध्यम से ही आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति है तो 43 का आंसर हो जाएगा नहीं, इसे पंजीकृत करना अनिवार्य होता है, ठीक है। विक्रय विलेख को पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो विलेख पंजीकृत नहीं है तो वो वैध नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बंधक संपत्ति का पुनः प्राप्ति यानी कि रिडम्पशन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बंधक संपत्ति पुनः प्राप्त कौन कर सकता है? जिसने बंधक किया है। और बंधक कौन करता है? बंधक करता है, ठीक है। तो बंधक करता जो बस धारा 60 में उसके मोचन के अधिकार के बारे में बात की गई है, यानी कि राइट टू रिडीम। बंधक करता मोर्गेजर के कानूनी भी अधिकार है, सामयिक अधिकार भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत संपत्ति किसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्य की संभावनाएं। इसमें एक वर्ड बोला जाता है स्पेस सक्सेशनिस्ट। स्पेस सक्सेशनिस्ट में ये हो जाता है कि भविष्य की कोई भी संभावना है कि फ्यूचर में मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी और उसको आप ट्रांसफ़र कर लेते हो तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिलने की संभावना को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के लिए कौन सी शर्तें लागू होती है? वास्तविक स्वामी द्वारा अधिकारों को स्पष्ट हस्तांतरण करना, तीसरे पक्ष की जानकारी में कोई धोखाधड़ी न हो, उचित मूल्य का भुगतान, उपयुक्त सभी। तो 46 में आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 41 में सारी ये 46 क्वेश्चन नंबर और सेक्शन 41 जो है वो ये दृश्यमान स्वामी के बारे में प्रोविजन करता है, उसमें सारी ये शर्तें दे रखी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन नंबर 47, लंबित वाद के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब मैं सीधा समझा देता हूँ। अगर कोई मामला न्यायालय में किसी संपत्ति को लेकर के विवादित है, चल रहा है, विचाराधीन है, तो फिर उसको लेकर के आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका लेन देन नहीं कर सकते। सेक्शन 52 में यानी कि धारा 52 में इसके बारे में डिटेल में प्रोविजन दे रखा है। अगर वाद लंबित है तो संपत्ति का कोई भी अंतरण न्यायालय के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा, संपत्ति का स्वामित्व विवादित होने पर अंतरण पर रोक लगती है। ऑप्शन है इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, धारा 48 के तहत संपत्ति के दोहरे अंतरण डबल ट्रांसफर के मामले में कौन प्राथमिकता रखता है? पहला अंतर्वर्ती रखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 48 का आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 48 में भी प्रायोरिटी दे रखी, प्रायोरिटी का जो सिद्धांत है वो दे रखा है। इसकी एक लैटिन की मैक्सिम भी है जो जैसे क्वी प्रायर इस्ट टेम्पोर पोटियर इस्ट जूरा, तो ये जो है वो इसको हम कहेंगे जो समय से पहले जो वह विधि में बलवान है। ये लैटिन की मैक्सिम पर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बंधनकारी शर्तें कंडीशन रेस्ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? देखो, ये कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन जो रोक लगाती हैं ये दे रखी है सेक्शन 10 में, धारा 10 में, और इसका आंसर हो जाएगा ऐसा अनुबंध जो संपत्ति के उपयोग को सीमित करता हूँ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, धारा 54 के तहत विक्रय के लिए क्या आवश्यक है? सेल के लिए क्या चाहिए? सेल के लिए लिखित विलेख भी चाहिए, रिटर्न डीड भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर 100 रुपये से ज़्यादा की अचल संपत्ति है तो मौखिक अनुबंध अगर 100 रुपये से कम की चल जाएगा, लेकिन 100 रुपये से अधिक की ही अगर प्रॉपर्टी है तो उसके लिए विलेख लिखित होना चाहिए और पंजीकरण होना चाहिए। बी और सी दोनों चाहिए, सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कब्जे का अंतरण डिलीवरी ऑफ पोजीशन की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ धारा 56 को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन 51 में आंसर हो जाएगा, हाँ ये धारा 54 नहीं है, ये तो गिफ्ट के बारे में प्रोविजन दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब्जे का अंतरण डिलीवरी ऑफ पोजीशन की आवश्यकता गिफ्ट में पड़ती है। गिफ्ट में ये बात बोली गई क्योंकि बिना प्रतिफल का अंतरण होता है। गिफ्ट 122 से लेकर के 129 तक में डिस्कस है। 122 में कह रखा है बिना प्रतिफल के ही दिया जाता है गिफ्ट। तो वहाँ जैसे ही आप डिलीवरी दे देते हो, चाहे वो एक्चुअल दे दो, कंस्ट्रक्टिव दे दो, किसी भी तरह की आप पोजीशन दे सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, धारा 35 में निर्वाचन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किससे संबंधित है? तो धारा 35 को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। निर्वाचन का सिद्धांत चयन करने का अधिकार होता है, तो किसी भी व्यक्ति को लाभ लेने या मना करने का विकल्प होता है। या तो वो उस बेनिफिट को रख सकता है अपने पास में या फिर उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, संपत्ति का हस्तांतरण कब अवैध माना जाएगा? तो कब इलीगल होगा? जब हस्तांतरण करता संपत्ति का मालिक न हो, जब हस्तांतरण अनुबंधित हो, जब हस्तांतरण वसीयत के अनुसार हो, जब हस्तांतरण कानूनी प्रक्रिया से हो। तो ऑप्शन 53 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जब हस्तांतरण करता संपत्ति का मालिक नहीं होता है तो ऐसा अंतरण अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। 53 में यही आंसर होगा। ये धारा 7 में भी दे रखा है। धारा 7 की ये कंडीशन जब आप पढ़ोगे सेक्शन 7 को तो वहाँ लिखा हुआ है अंतरणकर्ता को संपत्ति का अंतरण करने के लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में टाइटल भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार का बंधक बिना कब्जे के होता है? बिना कब्जे वाला जो बंधक होता है वो साधारण बंधक होता है। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ये आपको सेक्शन 58B में देखने को मिल जाएगा। जब आप पढ़ोगे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, संपत्ति अंतरण अधिनियम में न्यास का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट किससे संबंधित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है 55 है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लाभ के लिए संपत्ति का प्रबंधन करना, यही होता है ट्रस्ट का मतलब प्रबंध करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वास्तविक अंतरण एक्चुअल ट्रांसफर, आन्वयिक अंतरण कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर में क्या अंतरण होता है? वास्तविक अंतरण में संपत्ति का भौतिक कब्जा दिया जाता है, ये बात सही है, जबकि आन्वयिक अंतरण में केवल प्रतिकारात्मक कब्जा दिया जाता है, तो ये भी बात सही है।
जैसे किसी मकान की चाबी दे देना, ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा अनुबंध संपत्ति का पूरा अंतरण नहीं माना गया है? विक्रय एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, गिफ्ट भी एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, विनिमय भी होता है, लेकिन मोर्गेज नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 57 में सी हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट होता है ना, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्तियाँ हस्तांतरणीय नहीं होती है, यानी कि हस्तांतरित नहीं की जा सकती? किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति, संपूर्ण सेवाएं, अधिकार जो कानून के विरुद्ध हो, ये सभी सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, उपहार में, गिफ्ट में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए क्या आवश्यक है? लिखित दस्तावेज का होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, मौखिक सहमति, केवल कब्जा, केवल न्यायालय की अनुमति? नहीं, ऑप्शन है लिखित दस्तावेज और पंजीकरण दोनों जरूरी है। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 123 में जब आप पढ़ोगे धारा को तो उसमें डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, धारा 43 के तहत विबंध द्वारा प्रतिपोषण का सिद्धांत का अर्थ क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द स्टॉपर का क्या मतलब है? धारा 60 में इसका आंसर हो जाएगा स्वामी भविष्य में वैध स्वामित्व प्राप्त करेगा और स्थानांतरण मान्य हो जाएगा। तो अगर एक समय में कोई एक बात बोल दी है तो दोबारा आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। तो सेक्शन 60 में यही होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले इस वीडियो जब क्लास स्टार्ट की थी तो डिटेल में पहले ही समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संपत्ति का भविष्य का अंतरण कब मान्य होता है? तो 61 में हो जाएगा भविष्य की संपत्ति का अंतरण कभी भी मान्य नहीं होता है, वो अवैध होता है। ठीक है, तो ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्यूचर की प्रॉपर्टी को। सेक्शन 5 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको सिंपल सा लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपके पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, धारा 45 के तहत संपत्ति के साझा अधिकार जॉइंट ओनरशिप में लाभ कैसे वितरित किया जाता है? तो 62 में आंसर हो जाएगा सस्वामी जो होंगे वो अपनी निवेशित राशि के अनुपात में लाभ लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विनिमय एक्सचेंज के तहत संपत्ति का हस्तांतरण किस धारा में होता है? विनिमय में पूरा चैप्टर है और ये चैप्टर 118 से लेकर के 121 तक में डिस्कस किया गया है, प्रोविज़न दे रखे हैं। तो विनिमय के बारे में सेक्शन 118, तो 118 धारा 118 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धारा 108 के तहत पट्टेदार के कौन से अधिकार नहीं होते हैं? लेसर और लेसी दो पार्टी होते हैं, पट्टेदार और पट्टाकर्ता और पट्टाग्रहीता, ये दो पार्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ऑफ अ लेसी अंडर सेक्शन 108? तो ऑप्शन ए संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसका राइट नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन आंसर ही दे दिया है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस धारा के तहत विक्रय का पंजीकरण आवश्यक है? सेल को मैंडेटरी कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो ये दे रखा है जब 100 रुपये से ज़्यादा की अचल संपत्ति है तो आपको उस सेल डीड को रजिस्टर्ड कराना होगा। तो ऑप्शन ए सेक्शन 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, धारा 56 के तहत बिक्री का लाभ बेनिफिट ऑफ सेल किसे दिया जाता है? तो बेनिफिट ऑफ सेल हमेशा जो है वो खरीदार को मिलता है, जो खरीदता है उसी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विलक्षण बंधक किस धारा के तहत आता है? तो विलक्षण बंधक की हम बात करेंगे तो 58 जी जब आप पढ़ोगे, 58 सब सेक्शन जी को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ विलक्षण बंधक के बारे में प्रोविजन देगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, धारा 55 के अनुसार विक्रेता का कौन सा कर्तव्य नहीं होता है? तो धारा 68 में विक्रेता का ये जो ड्यूटी नहीं होती है वो है
संपत्ति का वास्तविक कब्जा लेना ये उसका कर्तव्य होता है। संपत्ति का शीर्षक स्पष्ट करना, टाइटल, ये भी उसका कर्तव्य होता है। खरीदार को दोषपूर्ण संपत्ति बेचना ये उसका कर्तव्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विनिमय में अगर एक पार्टी का शीर्षक दोषपूर्ण हो तो दूसरा पक्ष क्या कर सकता है? तो 69 में क्षतिपूर्ति का दावा ला सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, धारा 106 के तहत पट्टे की अवधि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो धारा क्वेश्चन नंबर 70 में कानून द्वारा निर्धारित मानक अवधि के द्वारा ही किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा लिखित समझौते के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा जब सेक्शन 106 को जब हम पढ़ेंगे, धारा 106 को, तो वहाँ लिखित अनुबंध के अनुसार ही जो है वो पट्टे की अवधि निर्धारित होगी। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, धारा 53 के तहत धोखाधड़ीपूर्ण अंतरण कब अवैध माना जाता है? तो 71 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब ये लेनदारों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विशेष अधिकार का हस्तांतरण के तहत संपत्ति का अंतरण जो है किस प्रकार किया जाता है? वो भी लिखित अनुबंध के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, संपत्ति का हस्तांतरण बिना मालिक की अनुमति के कब अवैध माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 में जब मालिक की अनुमति ही नहीं है, स्पष्ट अनुमति, तो ऐसा अनुबंध अवैध माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का मुख्य उद्देश्य है संपत्ति के अंतरण के सभी विधिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को कब संशोधित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2002 में अमेंडमेंट लाया गया था। 1885 में आया, फिर 1929 में भी अमेंडमेंट हुआ था, फिर 2002 में भी अमेंडमेंट हुआ है। और ये जो सवाल पूछा गया तो 2002 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है? तो 76 में केवल अचल संपत्ति के विक्रय से संबंधित है। सभी प्रकार की संपत्ति का अंतरण, जैसे चल संपत्ति का अंतरण, अचल संपत्ति का अंतरण। तो 76 में मेरे को मैं आंसर जो अप्रोप्रिएट आंसर है मेरा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत संपत्ति का अंतरण किस प्रकार से होता है? तो संपत्ति का अंतरण लिखित समझौते के द्वारा होता है, मौखिक समझौते के द्वारा, केवल लिखित समझौते के द्वारा, मौखिक और लिखित समझौते के द्वारा, दोनों के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में अनुबंध से संबंधित कौन सा प्रावधान है? अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो धारा 27 में प्रावधान दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लागू करने का क्षेत्र क्या है? टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? तो ये लागू होता है 1882 का कानून है, ये भारत में ही लागू होगा। अब तो पूरे भारत में लागू होता है, जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना है तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के संशोधन के बाद क्या बदलाव हुए थे? तो संपत्ति के अंतरण के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता बढ़ाई गई थी, सख्ती के नियम लाए गए थे। ठीक है, तो बंधक और विक्रय को लेकर के अधिक सख्त नियम किए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिद्धांत स्पेस सक्सेशनिस्ट का अर्थ क्या होता है? भविष्य में संपत्ति का अधिकार की आशा। तो ऑप्शन बी सिंपल सा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, मतलब कि अंतरण के समय आपके पास में संपत्ति होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भविष्य में मिलने की उम्मीद है, उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते इस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, लैटिन की मैक्सिम है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति वो अधिकार नहीं दे सकता जो उसके पास में है ही नहीं।
ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास में नहीं है। तो 82 में दे रखा है, लैटिन की मैक्सिम है, अधिकार के बिना कोई व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का उपयोग कब किया जाता है? जब हस्तांतरण आंशिक रूप से पूरा हो चुका हो, ट्रांजैक्शन आधा पूरा हो चुका हो और आधा पूरा करने का भी वो विलिंग हो यानी कि तत्पर हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 83 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवादित संपत्ति का हस्तांतरण रोकना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल का तात्पर्य क्या होता है? जब अनुदाता बाद में संपत्ति प्राप्त करता है, जब हस्तांतरण अवैध हो, जब हस्तांतरण के लिए सहमति न हो, जब अनुदाता के पास संपत्ति का स्वामित्व न हो। तो 85 का आंसर हो जाएगा जब अनुदाता बाद में संपत्ति सब्सिक्वेंट में वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का क्या अर्थ होता है? जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा पहले दिए गए बयान के विपरीत कोई कार्य करता है तो इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो बाद में लगाई गई शर्तें होती हैं। ऐसी शर्तें जिस शर्त को पूरा करने के बाद ही हस्तांतरण प्रभावी होगा। तो 87 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, केजे नाथन वर्सेज एसवी मारुति राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत की पुष्टि की? तो 88 में लीज पेंडेंस के सिद्धांत की पुष्टि की थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, राय बहादुर गोपीनाथ वर्सेज कलेक्टर ऑफ इलाहाबाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस संपत्ति के हस्तांतरण को गैर कानूनी ठहराया? तो 89 का आंसर हो जाएगा भविष्य स्पेस सक्सेशनिस्ट जो होगा इसका सही आंसर होगा भविष्योन्मुखी उत्तराधिकार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, शांताबाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस धारणा पर विचार किया था? तो सेक्शन 90 का आंसर हो जाएगा पट्टे के हस्तांतरण के बारे में बोला गया था। तो कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि खड़े वृक्षों के पट्टे से संबंधित लेन देन छल या अचल संपत्ति के रूप में जिसका संबंध पट्टे से था उसके बारे में ये केस था। तो 90 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पट्टे का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, राम बरन प्रसाद वर्सेज राम मोहित हाजरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की व्याख्या की थी? तो 91 में एस्टॉपल फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल यानी कि विबंध द्वारा प्रतिपोषण के सिद्धांत की दी थी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ये वनरकर वर्सेज चंद्रमूर्ति नाम भी कैसे हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, साउथ के बहुत खतरनाक नाम होते हैं, ठीक है। वनरकल वर्सेज चंद्रमूर्ति अम्मा के केस सुप्रीम कोर्ट में किस सिद्धांत की पुष्टि की थी? हिंदी भी नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो, इस केस में जो है वो 92 में बात की गई थी पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में, सेक्शन 53A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मोहम्मद कामिल वर्सेज नागराज नायडू केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को लागू किया? 93 में लीज पेंडेंस के सिद्धांत को लागू किया था। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधूरी प्रदर्शन, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन डी लीज पेंडेंस के सिद्धांत को लागू किया था। नेक्स्ट, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के दस्तावेज को अवैध माना? तो 94 में पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा संपत्ति हस्तांतरण को अवैध माना था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, गोपाल कृष्णन वर्सेज वसंता कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के किस पहलू पर निर्णय दिया? तो 95 में अविभाजित संपत्ति का हस्तांतरण के बारे में सेक्शन 42(4) को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अविभाजित संपत्ति का हस्तांतरण ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नथुलाल वर्सेज फूलचंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को लागू किया? तो नथुलाल के केस में पार्ट परफॉर्मेंस जो था उसके बारे में डिटेल में प्रोविजन बताया था सेक्शन 53(a) के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, नारायण दास करसन दास वर्सेज S.A. कामथम एंड अनदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत की पुष्टि की थी? तो 97 में बिक्री विलेख के बिना स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, सेल डीड के बिना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, राजा ने अपनी जमीन को श्याम को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दी। 5 वर्षों के बाद राजा ने जमीन को मोहन को बेच दी। इस स्थिति में मोहन का क्या अधिकार होगा? तो 5 साल के बाद जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, श्याम 5 साल की अवधि पूरी होने तक ज़मीन का उपयोग कर सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राम ने अपनी संपत्ति अपने बेटे लक्ष्मण को इस शर्त पर उपहार में दी कि लक्ष्मण उसे जीवन भर अपने साथ रखेगा। लक्ष्मण ने संपत्ति प्राप्त करने के बाद राम को घर से बाहर निकाल दिया। क्या ये उपहार वैध है? क्या ये गिफ्ट वैलिड है? 99 में नहीं, शर्त का उल्लंघन हुआ है तो ये उपहार अमान्य हो जाएगा। तो 99 का आंसर हो जाएगा नहीं, शर्त के उल्लंघन के कारण उपहार अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सीता ने अपनी जमीन गीता को उपहार में दी लेकिन गीता ने उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या हस्तांतरण मान्य होगा? नहीं, जब गिफ्ट की स्वीकृति ही नहीं दी गई है, एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली है, तो गिफ्ट कैसे कंप्लीट हो जाएगा? गिफ्ट कंप्लीट होगा ही नहीं। सेक्शन 112 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है जब तक दाता जो होता है, आदाता का मतलब होता है वो व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त कर रहा है। तो आदाता की जो है वो स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। दाता और आदाता दो पार्टी होती है, तो आदाता जब तक स्वीकार नहीं करता, दोनों जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक गिफ्ट भी पूरा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि गीता ने उपहार स्वीकार नहीं किया है, सही आंसर होगा। ये क्लास हमने अच्छे से पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। ये क्लास आपके जुडिशरी के लिए, आपके एआईबी के लिए, आपके हर एक कंपटीशन के लिए लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने सेक्शंस रिगार्डिंग आपके अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के कंप्लीट किए हैं। अब आपको बस क्या चाहिए, बेरक साथ में चाहिए एग्जाम में। अब मैं दावा करता हूँ कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो। तो अगर आप ये क्लास पढ़ ली अपने अच्छे से, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने, इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मैं अक्सर आपको आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे रखे हैं। अगर इमरजेंसी हो तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आज का ये डिटेल लेक्चर था, हमने आपको अच्छे से समझाया है। लास्ट में मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। अच्छे से मनाओ, खुशी के साथ मनाओ। धन्यवाद।